नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। व्यास जी के तहखाने में पूजन की अनुमति के बाद पूजन पाठ का शुरू हुआ क्रम। ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजन को लेकर आए फैसले से हिंदू जनमानस ने जताई खुशी। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा हुई जौहर की नमाज। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया, काशीवासियों ने किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी व्यास जी के तहखाने में पूजन की अनुमति के बाद पूजन पाठ का क्रम शुरू हुआ। पूरे परिक्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में जिला अदालत के आदेश के बाद बुधवार देर रात पूजा अर्चना हुई। बृहस्पतिवार तड़के मंगला आरती भी हुई। तहखाने में 30 साल बाद दीप जले। कोर्ट का आदेश आने के बाद रात में ही तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। तड़के से ही पूजा के लिए लोग जुटने भी लगे हैं। कड़े प्रशासनिक सुरक्षा घेरे में पूजा की शुरुआत हुई। मामले में जिलाधिकारी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। अदालत के आदेश के 9 घंटे में ही आधी रात बैरिकेडिंग हटाई गई, पूजा आरती की गई और प्रसाद भी बांटा गया। देखिए, काशी की धरती पर यह ऐतिहासिक फैसला जो आ रहा है, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जितना शनै शनै करके हमारे इस ज्ञानवापी मंदिर पर कब्जा किया गया था, उसका परत दर परत एक एक चीज़ आज खुल रहा है। व्यास जी के तहखाने की चाबी कोर्ट के द्वारा आज सौंपी जा रही है। और सच बात कहा गया है। हम तो यही कहना चाहते हैं विपक्षियों को, या जो हमारे मंदिर पर कब्जा जमाए बैठे पड़े हैं, खुदा को अगर तुम मानते हो तो क्यों डरते हो खुदाई से। और सब कुछ साफ अब हो रहा है, भागो नहीं सच्चाई से। ये सच्चाई परत दर परत खुलती जा रही है। ज्ञानवापी में क्या है, क्या था, क्या रहेगा, वो दुनिया के सामने है। अब वो ज़माना लग चुका। कोई किसी की नाली पे कब्जा कर ले, कोई किसी के घरों पे कब्जा कर ले। अब बिल्कुल ये बाबा का जो दरबार है अपने आप में अतुलनीय है, वंदनीय है, सुंदर है। और काशी की जो महत्ता है सबके सामने आ रही है। अंदर मंगला गौरी, श्रृंगार गौरी का जो है अब पूजन प्रारंभ हो गया है कल रात से, और लोगों को जाने की भी व्यवस्था बनाई जा रही है। गेट खोला गया है क्या? कोई गेट बना है, गेट अभी बंद है पर गेट बना है, जाने आने की व्यवस्था की गई है, लाइट लगा है। तो गेट खोल दिया गया है, तो पूजा भी हुआ है आज? हाँ, कल रात में पूजा हुई है। आज सुबह तो नहीं, लेकिन कल रात में पूजा विधि विधान से हुई। तो पूजा होगी, अब दर्शनार्थियों के लिए यथाशीघ्र जो है खोला जाएगा। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। और बाबा के यहाँ दर्शन किया, आज कुछ अलग देखने को मिला आप लोगों को? अलग तो देखने को मिला, क्योंकि अब सरकार से जो आदेश पारित हुआ है कि हम लोग तहखाने में अंदर नीचे भी जाके दर्शन कर सकेंगे, तो इससे सारे हिंदुओं का मन बड़ा प्रसन्न है। और अंदर बहुत ही उत्साह का माहौल है, बहुत ही अच्छा लगा। श्री बाबा काशी विश्वनाथ जी को जल देने के बाद हम लोग वहाँ पे भी गए थे और वहाँ दर्शन किए, और दर्शन करके अभी हम लोग बाहर आ रहे हैं। 30 साल बाद खाने का दरवाज़ा खुला है, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? ये तो एक ऐतिहासिक फैसला हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी ने है, वो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी ने जो है किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी है हम लोगों को इससे। बता दें कि ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने के संबंध में अदालत के आदेश के बाद बुधवार देर रात पुलिस और प्रशासन के आला अफसर विश्वनाथ धाम पहुंचे। चर्चा रही कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था के संबंध में जिला जज की अदालत ने जो आदेश दिया है, उसी के क्रियान्वयन के संबंध में अफसरों ने बैठक की।
ज्ञानवापी प्रकरण में व्यास जी के तहखाने पर पूजा का अधिकार पर हिंदू समाज के पक्ष में जिला अदालत के फैसला देने पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम व एस चिन्नप्पा अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। वहीं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से समुचित व्यवस्था की गई है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार ये कर रहा है कि किसी हाल में दर्शन नहीं दिया जाएगा। क्या किस तरह की बैठक, किस तरह की बैठक? मुझे इस बारे आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। व्यास जी के तहखाने के मामले में पूजा का अधिकार का किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट अभी न्यायालय ने 7 दिन का समय दिया है। अभी उस पर कोई पढ़ के वो फिर उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या सर कल सुबह तक कुछ नहीं, अभी समय तो दिया है कोर्ट ने। बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह की बैठक रही, बैठक में क्या क्या विषय बात कोई ऐसे बैठक तो नहीं हुआ अभी, कोर्ट का ऑर्डर आ जाया है। सर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है वो बेहद गुस्से में नजर आ रहा है। उसने खुले तौर पे कहा है कि अभी तक हमने अपने लोगों को दबा के रखा था, लेकिन अब आगे की जो स्थिति होगी वो यहाँ के डीएम या नहीं। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर हम सब पे लागू है और उसके अपील और अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। तो उनको उस अभी मैं उनका बयान मैंने देखा नहीं, वो आप कहाँ किस स्रोत से बता रहे हैं आई डोंट नो। तो एक हफ्ते के पहले हो जाए। में हम लोग से बातचीत में अंजुमन इंतजामिया के यासीन मलिक ने धमकी दी है खुलेआम, हम लोग के रिकॉर्ड में है, और इसको निपटने के लिए किस तरह का तैयारी आप कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए किस तरह की तैयारी है? पूरा कानून व्यवस्था तो बरकरार रहेगी। क्या सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी वहाँ पर? वो परिस्थिति के अनुसार डिसाइड की जाएगी। फिलहाल तो आज कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, उसके दृष्टिगत जो आवश्यक कार्रवाई करना हो वो प्रशासन। आप लोग कब तक जाएंगे वहाँ पे मौका मुआयना करने, या कब तक देखने के लिए वहाँ जाएंगे, या फिर मीटिंग के बाद सीधे एक्शन? नहीं, अभी समय दिया है ना, 7 दिन का समय। ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजन को लेकर आए फैसले से हिंदू जनमानस ने खुशी जताई। बुधवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति अनूप जायसवाल और सोमनाथ विश्वकर्मा के नेतृत्व में व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार कोर्ट के द्वारा मिला। इस खबर से पूरे भारत के हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी खुशी में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य का मुंह मीठा कराकर उनको बधाइयां दी गई। साथ ही प्रणाम वंदे मातरम संस्था ने पटाखे बजाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाइयां दी। डॉ सोहनलाल आर्य के अनुसार 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया था। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से धीरेन्द्र शर्मा, अजय गुप्ता, आदित्य गोयनका, कन्हैयालाल सेठ, प्रदीप जायसवाल, बाबूलाल मौर्य इत्यादि लोग शामिल रहे। आज का जो है व्यास जी तहखाने में जो है जो उनका फैसला है डॉक्टर A.K. विश्वेश जी की अदालत में जो है, ख़ास तौर से 1993 में जो है, हालांकि व्यास जी जो है सदियों से उस व्यास के तहखाने में पूजा पाठ राग भोग किया करते थे, लेकिन 1993 में मुलायम सरकार ने उनको बाहर करके बैरिकेटिंग लगा दिया और उनके पूजा पाठ प्रतिबंध लगा दिया। हम लोग सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र व्यास जी के लेकर के हम लोग याचिका दाखिल किए, जिसे आज विजय हुई। व्यास जी के तहखाने का मतलब ये हो गया कि उस महाजिल में जो है हिंदू पक्ष की जीत हुई और इसे ही साबित हो गया, और साथ ही साथ सरकार ने उसमें राग भोग पूजा अर्चन का अनुमति दे दिया, जिससे हम लोग तत्काल जो है जिलाधिकारी जो है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जो कि राम जन्मभूमि के जो है जो मुहूर्त निकाले थे, और काशी विश्वनाथ मंदिर के जो है पांडे जी, इन तीनों को मिलाकर के कल 11 बजे बैठक है और कैसे पूजन राग भोग हो। और उस
व्यास जी तहखाने में 10 मूर्तियां हैं। सबसे पहले उन्हें गंगा जी के जल से उन्हें जो है पवित्र किया जाएगा और उसके बाद उनका राग भोग 4 बार उनके जो है भोजन राग भोग किया जाएगा और उनकी शरणार्थी होगी। जिस तरह विश्वनाथ मंदिर में 4 बार जो है पूजन अर्चन होता है, ठीक वैसे ही इनका भी होगा। खास तौर से जब से जो है ASI का अधिकार ASI का जो रिपोर्ट आया उसमें साफ लिखा हुआ था कि यह भव्य मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण हुआ है, तब से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और यहीं तक नहीं, इसके खिलाफ मुस्लिम समाज हाई कोर्ट गया, हम लोग कैविएट दाखिल कर चुके हैं। आज हम सबको जैसे ही सूचना मिली कि ज्ञानवापी प्रकरण में फैसला आया तहखाने में पूजा का, हमने वादी डॉक्टर सोहन लाल आर्य जी जो हमारे वरिष्ठ भी हैं, इनके स्वागत और सम्मान के साथ इस फैसले पर न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हम सब ढोल नगाड़े पटाखे मिठाई के साथ इनका माल्यार्पण और मिठाई खिला करके हमने अपना प्रसन्नता व्यक्त की है। बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर परिसर के अंदर तहखाने में पूजन अर्चन जो प्रतिमाएं उपेक्षित पड़ी थी, देव का उपेक्षित रहना कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लिए एक पूरा दुखद है और उनके पूजन अर्चन के साथ ही भारत की उन्नति भी जुड़ी हुई है और उनका पूजन अर्चन आरंभ होगा तो भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित। इसी कड़ी में ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजन को लेकर आए फैसले से हिंदू जनमानस ने खुशी जताई। नमामि गंगे वाराणसी महानगर के तत्वावधान में गाय घाट पर 12 ज्योतिर्लिंग की आरती उतारी गई। गंगा तट पर स्थित प्राचीन शिवलिंग की सफाई कर श्रृंगार किया गया। इसके बाद हाथों में ओम अंकित भगवा ध्वज संग संगीत में आरती उतारी गई। गंगा तलहटी की सफाई की गई। स्वच्छता अभियान चलाकर मां गंगा के निर्मलीकरण हेतु लोगों को जागरूक किया गया। नमामि गंगे महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरि ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा करने का निर्णय हिंदू समाज की बड़ी जीत का पहला कदम है। आयोजन में प्रमुख रूप से महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरि, जय विश्वकर्मा, शालिनी गोस्वामी, किरण पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, बोलते बाबा विश्वनाथ की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। आज काशी के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। कारण ज्ञानवापी जो मामला था उसमें एक हिंदू पक्ष की एक बड़ी विजय हुई है। कल का निर्णय जो आया उससे काशीवासी ने संपूर्ण सनातनियों में बड़ा ही भरपूर उत्साह और उमंग है। व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ की अनुमति मिलना एक बढ़ता हुआ कदम है हिंदू समाज का। उसी उपलक्ष्य में नमामि गंगे के तत्वावधान में गाय घाट पर 12 ज्योतिर्लिंगों की आरती करके ओम जी जय शिव ओमकारा का के धुन के साथ माँ गंगा की आरती उतारी गई है। कर्पूर गौरम का पाठ किया गया है और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि आगे चल करके हमारे ज्ञानवापी में जो मूल बाबा आदि विश्वेश्वर हैं उनकी पूजा पाठ की भी अनुमति मिलेगी और हम सभी सहर्ष वहाँ पर सकुशल वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। निर्विघ्न यह कार्य हो। न्यायालय का हम पुरजोर उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में ज्ञानवापी मंदिर में पूजा करने का अधिकार मिलने के बाद वाराणसी में राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने सड़कों पर पटाखे फोड़कर और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दी। इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के अध्यक्ष रोशन पांडे ने कहा कि अयोध्या के बाद हम हिंदुओं की दूसरी सबसे बड़ी जीत है और इसी तरह जल्द ही हम हिंदुओं को मथुरा में भी विजय मिलेगी। आज ज्ञानवापी हम हिंदुओं को मिल गया, ये हम सबों की अयोध्या के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत है। और इसी खुशी में आज हम लोग सड़क पर पटाखे फोड़कर दिवाली मनाकर होली मनाकर और इसलिए आज हम सभी लोग सड़क पर उतरकर पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। और हम सभी सनातनियों से आग्रह भी करते हैं आप लोग भी खुशी मनाइए। अयोध्या के बाद हम हिंदुओं की यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है और इसके बाद हम लोग मथुरा को भी लेकर रहेंगे। नमः पार्वती पतये। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जौहर की नमाज अदा हुई।
गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जौहर की नमाज संपन्न हुई। नमाज 1:30 बजे शुरू हुई। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ पुलिस कमिश्नर मुता अशोक जैन, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एस चिन्नप्पा, डीसीपी काशी जोन आर एस गौतम, एसीपी दशा सुमेध सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। नमाज के बाद नमाजियों ने काशी के गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने की बात कही। लोगों ने शांतिपूर्वक नमाज अदा की। नहीं, नमाज तो होती है, जैसे जोहर की नमाज पढ़ी जाती है वैसे होती है। कुछ थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो गई आज, थोड़ा सा पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था है, आप लोग भी कर रहे हैं, क्या है माहौल? देखिए माहौल सही है। बनारस का गंगा जमनी तहजीब का शहर बनारस सही है और माहौल भी सही है। पूरे जिला प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से हर चीज़ को देखते हुए यहाँ व्यवस्था बहुत टाइट रखा था और हमेशा लोगों को भाईचारा बना के लोगों को अपना साथ प्रशासन जो है गली तलक लोगों को छोड़ने तलक आया कि भाई आदमी को जो अपने अपने राष्ट्र सकुशल संपन्न भैया है। और उसके लिए हम जो है आज जोहर की नमाज जो 1:30 बजे होती है, जैसे आम दिनों की तरह होती है उसी तरह की आज भी जोहर की नमाज भई है और सकुशल लोग नमाज पढ़ के लोग आपके सामने लोग मीडिया के बंद लोग भी रहे, लोग सबके सामने बाहर निकले और भाईचारा का पैगाम है। काशी का शहर, गंगा जमनी तहजीब का शहर। जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी, इसको देखते हुए क्या कहना चाहिए? देखिए जुमा हर हफ्ते आता है, कोई नया नहीं जुमा है, हर हफ्ते जुमा आता है और जुमे की नमाज जो है बराबर वैसे ही होती है। कुछ कहीं कभी ज़्यादा भीड़ होती है, कभी कम होती है। कभी भीड़ ज़्यादा आएगी? नहीं, ज़्यादा क्या आएगी, जैसी तादाद में रहती है नमाज उसी तरह की होगी जैसे होती है। तो देखा जाए तो दुकानें बंद। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया, वहीं काशीवासियों ने इसका स्वागत किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश कर दिया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार आयकर समेत आम जनता से जुड़े कई क्षेत्रों में बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि अब तक के अपने सबसे छोटे बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तो वहीं काशीवासियों ने भी इसका बेजोड़ स्वागत किया। मेरा ये कहना है कि ये जो बजट आया है, अंतरिम बजट जो है वो काफ़ी प्रभावशाली है, बहुत अच्छा है। जिसमें इन्होंने जो काम किया है, जो सारी बातें कही हैं, जो गरीब को उत्थान के लिए काम किया गया है ना, इस पे ही काम हो रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी को सबको बढ़ावा देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास। जैसे कि जो मोदी जी ने बजट लाया है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है मिडिल क्लास के लिए कि जो 2009 तक के जो डिमांड थी इनकम टैक्स में, उसको 25,000 तक ख़त्म कर दिए गए। उससे जो हमारे मिडिल क्लास पीपल हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। प्लस 2015 तक 10,000 तक के। प्लस मोदी जी ने एक और अच्छा काम किया कि जो वुमेन हैं जो बस घर में बैठी थी उनके लिए वो कर दिए हैं कि फ़ंड का व्यवस्था कर दिए ताकि वो बिजनेस भी कर सकें। प्लस जो पब्लिक सेक्टर को वो 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहे हैं 50 साल के लिए। उससे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है डेवलपमेंट, उससे सोलर या जो भी हम करना चाहें उससे और विकास हमारे देश का होगा। और ये बहुत छोटा और बहुत बढ़िया ही बजट है जो कि मेन मंथ जुलाई में आएगा। ये बजट काफ़ी इंक्लूसिव बजट था। इन्होंने सबको लेके चला है, वुमेन हो गया, यूथ हो गया, फार्मर हो गए, सबके साथ लेके बजट को चला है। ये मेरे लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉलिटिकल बजट था। इन्होंने जो 10 साल में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में उस पर फोकस किया है कि पहले कितने IITs थे, अभी कितने IITs हुए, कितना ग्रोथ हुआ है गवर्नमेंट में, कितना टूरिज्म बढ़ा है, कितना रेलवेज़ बना है इंडिया में, उन सबको लेकर उन्होंने काफ़ी परिचय दिया है। इन्होंने वुमेन के एम्पावरमेंट को काफ़ी बढ़ावा दिया है एंड उन्होंने यूथ को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके काफ़ी आगे की बात की है। ज्ञानवापी प्रकरण के दृष्टिगत नई सड़क दालमंडी क्षेत्र की दुकानें बंद रहीं। ज्ञानवापी प्रकरण को देखते हुए आज नई सड़क दालमंडी, हड़ासराय आदि क्षेत्रों की दुकान मुस्लिम बंधुओं द्वारा बंद किया गया। इस प्रकरण पर लोगों ने कुछ बोलने से भी इनकार किया। गली मोहल्लों व सड़क पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। काफी गहमागहमी की स्थिति देखने को मिली, जिसके कारण पुलिस बल मुस्तैद रहा। इसका क्या माहौल है? देखिए दुकानें जो है कल माननीय न्यायालय का जो फैसला आया उसी पर जो है बस यही दुकानें के ऊपर बंद हुआ। उसके बारे में हम क्या डिटेल कर सकते हैं। अपने स्वयं इच्छा से लोगों ने दुकान बंद किया। फैसले से कुछ आहत है क्या लोगों? नहीं, आहत की बात क्या है, आहत ना आहत क्या मतलब होता है। अब हमारे पक्ष में आएगा तो भी हमें स्वीकार करना होगा, नहीं आएगा तो भी स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें हमें तो कोई ऐसी चीज़ होती नहीं।
और हमारा काशी का गंगा जमुना तहजीब का शहर बनारस है। हम भाईचारा बनाए रखेंगे हमेशा, हमारा ताना बाना का काम है। हम इस बनारस को जो है, हम लोग ये ऐतिहासिक शहर बनारस है, यहाँ पे जो है गंगा जमुनी का मिसाल दिया जाता है। एक तरफ अजान होती है तो एक तरफ शंख बजता है। कल जुमे की नमाज को देखते हुए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही कहेंगे लोगों से कि अमन अमान व शांति बना के रखिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोजपुरी गायक, नायक व दिल्ली सांसद मनोज तिवारी का शीतला घाट पर हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया। अभिनेता व सांसद मनोज तिवारी का जन्मदिन शीतला घाट पर धूमधाम से मनाया गया। गीतकार कन्हैया दुबे एवं भक्ति गायक अमलेश शुक्ला ने घाट पर केक काटकर मिष्ठान के साथ लोगों में बांटा और एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति की गई, जिससे पूरा घाट गुंजायमान रहा। लोगों ने मनोज तिवारी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ध्यान है और मृदुल तिवारी मनोज को बधाई है, बधाई है। मृदुल तिवारी मनोज को बधाई है, बधाई। देखिए, भोजपुरी के सुप्रसिद्ध नायक, गायक, अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भाजपा के और सांसद महोदय का ये जन्मदिन हम लोग हर साल मनाते हैं। इस शीतला घाट के काशी में जाके हम शीश झुकाए भी जो गीत उन्होंने गाया। आज चूँकि बागेश्वर सरकार के साथ जन्मदिन मना रहे दिल्ली में, कल बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ही हैं।
तो उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। और घाट को पूरा गुब्बारों से सजा करके, केक काट करके, लड्डू बांट करके, मिठाई, गान, ध्यान, गुणगान के साथ उनका जन्मदिन हम सब मना रहे हैं, ये गाते हुए। अरे रंगी गुब्बारों से घाट सजाया है, रंगी गुब्बारों से घाट सजाया है, मिश्री मेवे का एक केक बनाया है, उसको चखेंगे मनो तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। क्योंकि बनारस से अटूट रिश्ता उनका है, बनारस से अटूट नाता उनका है। अब बनारस उनको जब जब बुलाता है तब वो आते हैं, क्योंकि उनकी माँ भी यहीं रहती हैं, उनकी माता जी भी बर्थडे का जश्न मना रही हैं। हम सब उनको बधाई देते हैं। मनोज भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। कैंट पुलिस ने 2 वाहन चोरों को चोरी की 4 बाइक संग गिरफ्तार किया। कैंट पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को इमिलिया घाट इलाके से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 4 बाइक को बरामद किया। मामले का कैंट थाना परिसर में खुलासा करते हुए एसीपी कैंट विदुष सक्सेना ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में एक के खिलाफ आजमगढ़ व गाजीपुर जनपद में गैंगस्टर, हत्या के प्रयास, लूट समेत कुल 9 मामले दर्ज हैं। आज अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कैंट की टीम द्वारा इमलिया घाट के पास से एक चोर को गिरफ्तार किया गया, चोर और उसके साथी को भी। तो इनके पास से 4 बाइकें भी बरामद हुई हैं चोरी की। कहाँ से पड़ गए हैं ये इमलिया घाट से पकड़े गए हैं। इनके इतिहास क्या है पूर्व में? इनका एक अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, गैंगस्टर, 307, चोरी, मारपिटाई, ऐसे आदि इत्यादि मुकदमे इन पर दर्ज हैं। ये एक इनमें से जो सत्यम है वो जेल से छूट के भी आया था अभी रिसेंटली। बीएचयू आईआईटी के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आईआईटी बीएचयू के छात्र ने बुधवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव लंबाड़ी हॉस्टल के एक कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला। मृतक आर्किटेक्ट में 5वें सेमेस्टर का छात्र था। युवक की पहचान 23 वर्षीय उत्कर्ष राज पुत्र राजेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। वहीं उनके पड़ोसी नासिरपुर निवासी दुर्ग विजय यादव से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह घटना लंबाड़ी हॉस्टल के कमरा नंबर 187 में हुई है। उन्होंने बताया कि ये लोग सारनाथ रुस्तमपुर गांव के रहने वाले थे। यहां नासिरपुर में अपना मकान बनवाकर रह रहे थे। इनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद बीएचयू में सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने आगे बताया कि हॉस्टल में छात्रों से मालूम करने पर यह पता चला है कि छात्र 2-3 दिनों से डिप्रेशन में था। देखिए, घटना तो ये आईटी बीएचयू में लिमडी हॉस्टल में हुआ, कमरा नंबर 187 में। पूरा नाम लड़के का नाम, पूरा मामला क्या था? पूरा मामला उसमें क्या बताया जाए। बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट था, डुअल कोर्स था इसका, और एमटेक इसका डिग्री मिलती, प्लेसमेंट भी साथ हो गया था। लड़के का नाम क्या था? उनके पिताजी का पारिवारिक इतिहास थोड़ा बताइए। पारिवारिक इतिहास में है कि इनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद ये बीएचयू में इडोली में जो सेक्शन अफसर हैं, रहने वाले सारनाथ के बाद एक रुस्तमपुर गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। और यहाँ नासिरपुर में एक मकान बनवाए हैं ज़मीन लेकर के, परिवार के साथ यहीं रहते थे। इनके दो एक बेटा एक बेटी है। बेटा बीएचयू से आईटी से एमटेक कर रहा था, बेटी आईटी रुड़की से बीटेक कर रही है। बेटा बेटी दोनों बीटेक? हाँ, ये बीटेक फाइनल जिसका था, डुअल डिग्री, 5 वर्ष का कोर्स था। कारण मालूम चला? नहीं, कारण क्या, कुछ कारण तो कोई नहीं मालूम हुआ। इतना था कि लड़कों से मालूम हुआ कि 2-3 दिन से डिप्रेशन में था, और कमरे में बंद करके इसके साथी जो है क्लास करने गए, ये नहीं गया, और लौटे से तो दरवाज़ा बंद रहा। यही सब चीज़ें हैं। बीएचयू विधि संकाय द्वारा शताब्दी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रोफेसर चंद्रपाल उपाध्याय ने बताया कि बीएचयू विधि संकाय का ये शताब्दी वर्ष है। हम इस शताब्दी वर्ष को शैक्षणिक चर्चाओं और विमर्शों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मना रहे हैं। इसी कड़ी में भारतवर्ष में विविध शिक्षा पुनरावलोकन एवं संभावना विषय पर शताब्दी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 3 व 4 फरवरी को प्रस्तावित है। सम्मेलन में वरिष्ठ आचार्य अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन 3 और 4 फरवरी को विधि संकाय के पीछे स्थित महामना सभागार में ऑफिस टाइम में किया जाएगा। इसमें कई सत्र चलेंगे, लेकिन कार्यक्रम प्रारंभ के समय इनागरल सेशन होगा और लास्ट में वैलिडेटरी सेशन होता है।
तो इनागरल सेशन में हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर NL मित्रा जी, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं, और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर PK मुखोपाध्याय, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिलासफी जादवपुर यूनिवर्सिटी से हैं। और इसके अतिरिक्त वैलिडिक्टरी सेशन में हमारे चीफ गेस्ट होंगे प्रोफेसर VK आहूजा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर हैं और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हैं। और गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जो उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विजय लक्ष्मी, फार्मर जज ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद। वैलिडिक्टरी सेशन की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एकेडमिक एडवाइज़र हैं। सारा आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ये फैकल्टी के में स्थित महामना सभागार में हो। जो पारंपरिक जो विधिक शिक्षा थी और आधुनिक समय में लीगल एजुकेशन को किस तरह का होना चाहिए, जबकि विज्ञान और तकनीकी का जितना अधिक विकास हो गया है, बाजारीकरण के संदर्भ में, और जो न्यायालयों को एक अधिवक्ता की ज़रूरत है कि न्यायालयों के समक्ष एक सक्षम अधिवक्ता की ज़रूरत है, तो एक शिक्षा को किस तरह से स्वरूप दिया प्रदान किया जाए जिससे कि एक सक्षम और सामाजिक स्थितियों से सरोबोर अधिवक्ता उपलब्ध कराए जा सकें, और वो अधिवक्ता परंपरा के साथ साथ आधुनिकता और बदलते समय के साथ वो चलने की क्षमता हो, जिससे कि कुछ नए विषय हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन विषयों के लिए भी विधि का निर्माण किया जा सके। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का डीप फेक वीडियो, तो इस तरह के अभी भारत में इस तरह का कोई विधान ही नहीं बना है, और विदेशों में इस तरह के विधान बन गए हैं जो कि सोशल मीडिया पे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियंत्रित करने के लिए विधान उन लोगों ने बनाया है। लेकिन भारत में अभी वर्तमान स्थिति ये है कि सोशल मीडिया के लिए जैसे IT रूल्स है, उसमें 2021 का रूल्स है, वो पर्याप्त नहीं है। तो सोशल मीडिया के लिए एक अलग लॉ होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग लॉ होना चाहिए। आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ भी होता है, अब प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल का एक लॉ है, प्रेस काउंसिल एक्ट है, लेकिन आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ भारत में नहीं है। और समय समय से मांग होती रहती है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन होते रहते हैं, लोगों की जो क्या कहते हैं प्रतिष्ठा और लोगों की निजता का जो हनन होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका कोई हिसाब नहीं होता है। तो इन सारी बातों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिस दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वो दिशा है कि समय के हिसाब से परिवर्तन। लॉ स्कूल हो सकता है कि ये लोग मानते हैं कि समय के साथ परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, और किसी भी संस्था में 100 साल, जीवन में 100 साल के बाद एक पुनर्निर्माण होता है, दोबारा रीबर्थ। तो ये परहैप्स ये जो सेमिनार है, उस सेमिनार का उद्देश्य है कि जो लॉ स्कूल में हम लोगों ने 100 साल तक एक उम्र हम लोग हमारी पूरी हो गई, अब एक दूसरा जन्म हम लोग ले रहे हैं, और इस दूसरे जन्म में परंपरा और आधुनिकता का समावेश करते हुए हम लोग लीगल एजुकेशन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, जिससे कि बाजारीकरण को रोका जा सके और जिस समाज में परंपरा और आधुनिकता के हिसाब से सामाजिक न्याय समाज के हर वर्ग को उपलब्ध कराया जा सके। क्योंकि ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जब जस्टिस डिले हो रहा है, और जस्टिस डिले हो रहा है औपचारिकताओं के कारण, हमारी सरकार ने अभी विधान बनाने का प्रयास किया है और 3 लॉ आपको पता होगा लाया गया है, और किस लिए कि जो विधि की प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है और जो पूरा विषय है, उस प्रक्रिया और विषय को किस तरह से मंथन किया जाए। जैसे कि सागर का मंथन होता है, इस तरह से मंथन हो सकता है कि मेरे विचार कोई और लोगों को अच्छे ना लगे, लेकिन मंथन के बाद से जो अमृत निकलेगा
शायद आने वाले 100 वर्षों में लीगल एजुकेशन के लिए वो एक दिशा और दशा प्रदान करेगा। धन्यवाद। आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य के प्राकट्य दिवस पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य के 724वें प्राकट्य दिवस पर श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद एवं श्री वैष्णव विरक्त संत समाज काशी के संयुक्त तत्वावधान में 9 दिवसीय श्री रामानंद जयंती महोत्सव का समायोजन स्वामी डॉक्टर राम कमलदास वेदांती महाराज के सानिध्य में किया गया। जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित पत्रकार वार्ता में श्री वैष्णव विरक्त संत समाज काशी के सचिव महंत सर्वेश्वर शरण महाराज ने बताया कि आचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा 80 से प्रारंभ होकर रविदास गेट, दुर्गा मंदिर, कबीर नगर, खुजवा होते हुए राम मंदिर, गुरुधाम पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से जगतगुरु रामानंदाचार्य का एक भव्यतम चित्रपट एक विशाल पालकी पर विराजमान होगा। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में माताएं एवं बहनें मंगल कलश सिर पर धारण करके चलेंगी। बैंड बाजों की मंगल ध्वनि तथा शहनाई की मधुर ध्वनि के साथ साथ सैकड़ों भक्तों की अगुवाई में ये शोभा यात्रा राम मंदिर पहुंचकर एक सभा का रूप ले लेगी। इस सभा में जगत गुरुओं, विद्वानों और संतों के द्वारा श्रीमद आद्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की महिमा का गान किया जाएगा। आज संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म जिस रूप में हमें दिखलाई पड़ रहा है, इसको उन्नयन करने में श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने बिखरते हुए सनातन धर्म को जोड़ा था, क्योंकि भिन्न भिन्न जातियों के जो लोग अलग अलग बिखर रहे थे, उन समस्त जातियों के विशिष्टतम लोगों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। जैसे अनंतानंदाचार्य जी और कबीरदास जी, रविदास जी और तुलसीदास जी भी इसी परंपरा में आते हैं, मीरा भी इसी परंपरा में आती हैं। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन का उन्होंने बहुत बड़ा बिगुल बजाया था 14वीं शती में, और उन्होंने काशी को ही चयन किया अपने प्रचार के निमित्त। काशी पंचगंगा घाट से संपूर्ण विश्व में राम भक्ति का प्रचार किया। उनका 7 से 24वां प्राकट्य दिवस संपूर्ण वाराणसी के संत महंत लोग बड़े उत्साह और आनंद के साथ में मना रहे हैं। तो श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद एवं श्री वैष्णव विरक्त संत समाज काशी के संयुक्त तत्वावधान में ये विशाल एक शोभा यात्रा 80 घाट से प्रारंभ होकर के रविदास गेट और दुर्गा मंदिर, कबीर कीर्ति नगर, खोजवा होते हुए राम मंदिर में आएगी, जहां पर वाराणसी के और भारत के विशिष्टतम विद्वानों और संतों के द्वारा रामानंदाचार्य जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल करके उनकी महनीयता का वर्णन करेंगे। आप सभी लोग सबसे विशिष्ट आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? सबसे विशिष्ट आकर्षण का केंद्र होगा कि पालकी पर श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की भव्यतम एक झांकी होगी, और जिसे काशी के रामानंद संप्रदाय अनुयायी महंत लोग अपने कंधे पर धारण करते हुए उनको चलेंगे। इसमें माताएं भी होगी सैकड़ों की संख्या में, कई प्रकार के बैंड बाजे होंगे, डमरू दल होगा, और सभी संस्कृत विद्यालय जो हमारे रामानंद संप्रदाय के लगभग दर्जनों संस्कृत विद्यालय वाराणसी में हैं, सभी संस्कृत विद्यालयों के छात्र बटक ब्रह्मचारीगण भी हाथों में ध्वजा लिए हुए इस शोभा यात्रा को सुशोभित करेंगे। कितने की संख्या रहेगी लगभग इस शोभा यात्रा? मैं समझता हूँ कि पूरी संख्या मिला करके 1,500-2 हज़ार तक होनी चाहिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। व्यास जी के तहखाने में पूजन की अनुमति के बाद पूजन पाठ का शुरू हुआ क्रम। ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजन को लेकर आए फैसले से हिंदू जनमानस ने जताई खुशी। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा हुई जौहर की नमाज। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया, काशीवासियों ने किया स्वागत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।